हेलो एवरीवन, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। हम लोग एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की दुनिया में, और वो टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दें इसके बारे में, ये है क्या आखिर। जब आप 11th और 12th की अपनी एनसीईआरटी पलटते हैं तो आपको पूरी 11th और 12th के सिलेबस को पलटने में आपको हजारों कंपाउंड्स एनसीईआरटी में दिखेंगे और उनके बारे में लिखा होगा दो तीन चीजें। कहीं ये सॉल्यूशन है, ये प्रेसिपिटेट है, सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेट है, ये डिसॉल्व कर गया, ये टर्बिडिटी के फॉर्म में रह गई, या सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। इस तरह की चीजें आपको अक्सर दिखती है और यकीन मानिए ये बहुत पैनिक है दिमाग में रखना कि भैया इनमें से कब क्या कौन सी बातें मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। और इसके वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेट होती है काफी ज्यादा। 9-10 से अगर आप कह ले, अगर लोगों का केमिस्ट्री थोड़ा खराब रहता तो उसमें दो लॉजिक है। पहला लॉजिक, वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9-10 से आती है। हमने कई बार आपको बोला है 9-10 में इनऑर्गेनिक भरे पड़े हैं, टोटल A to Z। और दूसरा लॉजिक ये है, जब आप 9-10 की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ना तो वहां पे दो तीन चीजें आपको ज्यादा परेशान करती है। जब न तब कलर कुछ नया आ गया, यहाँ येलो, यहाँ पिंक, यहाँ ऑरेंज, यहाँ रेड, कब क्या आया खुद पता नहीं चले, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, इतना सारा कलर। और कहीं सॉल्युबल, कहीं प्रेसिपिटेट। देखते हैं हम लोग हिंदी मीडियम वाले उसी को पढ़ते हैं अवक्षेप, घोल, तो समझ में नहीं आता ये नीला विलियन, ये पीला अवक्षेप मींस येलो सॉल्यूशन, ब्लू प्रेसिपिटेट, रेड कब सॉल्यूशन कब प्रेसिपिटेट। और ये चीजें केमिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट करने में बहुत ज्यादा इसका रोल है, अहम रोल है। ठीक है, कोर्स बनाने वाले ने, डिजाइन करने वाले लोगों ने थोड़ा इस पर अगर काम किया होता 9-10 से कि बच्चे किस तरह से ध्यान में लाएं कि ये चीजें सॉल्युबल होंगी या इनसॉल्युबल, तो शायद केमिस्ट्री इतने मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेट नहीं होती। कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी का कॉम्प्लिकेशन केमिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट करने से बड़ा ताल्लुक है। तो चलिए हम लोग इसको आज सुलझाएंगे। तो ये सिलेबस किसका है? 11th एंड 12th दोनों का। मेजर पोर्शन क्या है? मेजर पोर्शन 12th है, 11th कम है रिलेटिवली, मेजर पोर्शन 12th है। और इसमें हम लोग जितने भी कंपाउंड्स के बारे में सॉल्युबिलिटी है अपने सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग क्लियर कर ले। जैसे आ जाइए, ये पेज नंबर 1 है आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, आयोनिक कंपाउंड्स का सीख रहे हैं, ये भी क्लियर कर लो। आप अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी सॉल्युबिलिटी सीख रहे हो लोग? आयोनिक कंपाउंड्स की। किसकी नहीं? कोवेलेंट कंपाउंड्स की हरगिज नहीं। अपन ये डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं इस टॉपिक में चीनी वाटर में क्यों सॉल्युबल है या कोल्ड वाटर में क्यों स्लो सॉल्युबिलिटी है उसकी, ये सीखने अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं नमक की सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी का ये टॉपिक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी का एरिया बड़ा होता है। 11th 12th इंजीनियरिंग और मेडिकल के लेवल पर उसके कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस नहीं होता, बस सॉल्युबल है नहीं है और थोड़ा सा सॉल्वेंट्स उसको रिलेट करके ही समझा जाता है। बट आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को काफी डेप्थ में 11th 12th में सीखा जाता है, इसलिए सीखे। आ जाइए, मैं अगले पेज में आपको कंपाउंड्स लिख रहा हूं। जैसे आप देखेंगे KMnO4, एकदम तुरंत कंपाउंड आने लगेगा आपको कुछ कुछ। ZnSO4, K2Cr2O7, NaHCO3, SrCO3, BaOH2, NiNO3(2), ये सारे कंपाउंड्स, मतलब जब न तब इनकी सॉल्युबिलिटी हमारे सामने आते जाते रहती है। MnO2, NH4(2), MnCl2, Ki, बहुत सारे कंपाउंड्स आप ले सकते हैं। CuSO4, CaHCO3(2), FeSO3, CaSO3, Li2SO4, जो मन में आप कंपाउंड्स लिख सकते हैं। और आप फील करेंगे जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो आप इन सब कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी चुटकी बजाते हुए डील करेंगे। कुछ भी जो दिमाग में आज आप सब लिख सकते हो। Na2CO3, KOH, PbOH(2),
CH3CO होल 2 Cu SnOH होल 4 PbNO3 होल 2 Na2S। जो मन में आए लिख दो ना यार, सर इतना क्यों लिख रहे हैं? धीरे 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 खुद ब खुद एग्जांपल्स आते जाएंगे। क्या डिस्कस करनी है हमें? हमें डिस्कस करनी है एक एक कंपाउंड की इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी। टॉपिक को अच्छे से समझने की जरूरत है। आपके क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या रहता है? एक फॉर्मेट ये रहता है इनमें से कौन से सॉल्युबल है, कौन इनसॉल्युबल है। एक सेकंड क्वेश्चन, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है जिसका केमिस्ट्री सीखने में भी इस्तेमाल है और फ्लैट क्वेश्चन भी है। अब आ जाइए टाइप 2 के क्वेश्चन। किस तरह के आपसे क्वेश्चंस आएंगे? टाइप 2, टाइप 2 ये रहेगा आपको LiOH, LiOH NaOH, समझेंगे आप क्वेश्चन के टाइप को, KOH RbOH एंड CSOH। आपको इसमें से पूछेगा ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या है, समझ रहे ना? इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी। कोई दूसरा दे दिया, बेरिलियम कार्बोनेट से लेके बैरियम कार्बोनेट। कोई तीसरा दे दिया, लिथियम सल्फेट से लेकर के सीजियम सल्फेट। चौथा कुछ दे दिया, बेरिलियम क्लोराइड से लेकर के बैरियम क्लोराइड। पांचवा कुछ ले लिया, बेरिलियम सल्फेट से लेके बैरियम सल्फेट। आप समझ रहे होंगे इन सब में क्या डिस्कस करना लोग? ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी किधर है, अप द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप है, या इरेगुलर ट्रेंड। कई बार ट्रेंड्स इरेगुलर भी होते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स में, ठीक है। टाइप 2। टाइप 3 में आपसे पूछेगा रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी। टाइप 3 में क्या पूछेगा लोग आपसे? रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी। रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी जैसे एग्जांपल Ca, इसे ले लो, BaSO4 इज इनसॉल्युबल, व्हाई? समझ रहे हैं? इस तरह का क्वेश्चन, व्हाई? NH4 होल 2 SO3 इज सॉल्युबल, व्हाई? मैंने अभी लिख दिया। आप समझ पा रहे हैं कि आप इसमें से किसी का जवाब अभी नहीं दे पा रहे होंगे शायद, मेरे अकॉर्डिंग। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं फ्रीक्वेंट। पहला वाला जो टाइप है, ये क्वेश्चन भी आता है और इसका एप्लीकेशन भी। एप्लीकेशन मतलब कोई रिएक्शन में आप लिखते हो ये प्रेसिपिटेट है और वो डिसॉल्व कर गया, तो पता हो तब ना कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉल्युबल हो कि इनसॉल्युबल। तो पहला टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी और एप्लीकेशन भी पूरे सिलेबस में ये दौड़ते रहेंगे। टाइप 2 एक क्वेश्चन है, आपको सेट ऑफ कंपाउंड्स दे करके उसमें ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा। चाहे वो ग्रुप में कंपाउंड्स देगा, ये पीरियड में भी कभी कभी दे देता है, या कभी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके दे देता है, वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल आपको दे देगा FeOH होल 2 वर्सेज FeOH होल 3। देख रहे हो, कुछ चेंज नहीं किया, बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया, यहां +3 यहां +2। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। और तीसरा रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी। कोई पर्टिकुलर कंपाउंड अगर सॉल्युबल है तो पूछेगा क्यों सॉल्युबल है, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड अगर इनसॉल्युबल है तो पूछेगा क्यों इनसॉल्युबल। उम्मीद है आपको अब मामले का वास्टनेस समझ में आ रहा होगा कि यह मामला कितना गंभीर है। यही 3 टॉपिक है जिसे पढ़ना है हमें, लेकिन ये तीनों कॉम्प्लिकेटेड और कंप्लीट 11th 12th है। आप कंपाउंड्स को देख करके सोच सकते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपको 11th में पढ़ना होता है, बट जिंक सल्फेट के बारे में आपको 12th में पढ़ना होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में 12th में पढ़ना होता है, कॉपर ऑक्साइड 12th में पढ़ना होता है, सोडियम सल्फाइड 11th में पढ़ना होता है, लेड हाइड्रोक्साइड 11th में पढ़ना होता है, KOH 11th में पढ़ना होता है, BaOH होल 2 11th में पढ़ना होता है, K2Cr2O7 12th में पढ़ना होता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स, अमोनियम कार्बोनेट 12th में पढ़ना होता है, या कह लो दोनों में होता है वो। तो 11th और 12th दोनों का ये कंबाइंड एरिया है, आप इसे नहीं बांट सकते हैं। अगर बांटेंगे तो दिल, धड़कन, आत्मा सब आपस में उनके अलग हो जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग इसको सुलझाते हैं। तो मामला 3 हम लोगों ने सेट करा। पहला इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी, दूसरा
ट्रेंड ऑफ सॉलिबिलिटी, और तीसरा रीजन ऑफ सॉलिबिलिटी। चलिए, तो क्या आप लोगों को पहले समझ में आ गया? एक बार बता दें कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है। क्या यह क्लियर हुआ आपको अच्छे से कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं है ना? क्लियर है सभी लोग? एक बार बता दीजिए हाँ या ना, इससे यह भी समझ में आएगा कि आप हाँ पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं और जगे हुए हैं। तो जागते रहो। अब मैं वो मोहल्ले का हवलदार तो हूं नहीं कि लाठी उठाऊं और पोल पर दे मारूं, अपना ही बोर्ड तोड़ के खुद का नुकसान कर लूं। इसीलिए बोलते रहूंगा, जागते रहो। क्लियर है? एक बार हाँ ना बोल दो। चलो आ जाओ। Let an ideal ionic solid mx मान लिया हम लोगों ने एक आइडियल आयोनिक सॉलिड mx। आइए, जहां जो डाउट होगा तुरंत पूछ लेना, डाउट को बिल्कुल अटकाना नहीं है। आइए, हम लोगों ने मान लिया एक आइडियल आयोनिक सॉलिड, क्या ले लिया लोग? mx। हाँ जी, देखिए, तो ये mx आयोनिक कंपाउंड बना कैसे? m प्लस और x माइनस, ये आइडियल आयोनिक सॉलिड है। आप जरा सोचे ये बना कैसे? हमने पढ़ा हुआ सर, ये तो बहुत क्लियर है। m प्लस गैसियस और x माइनस गैसियस जब कंबाइन हुए थे तो सर आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था, लैटिस एनर्जी रिलीज करी थी इन लोगों ने। सही है? अब हम इसे, तो मतलब ये आयंस जो है वो बॉन्डेड है लैटिस एनर्जी से। आयंस आर बॉन्डेड थ्रू लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सर। और सर हम लोगों ने एक राउंड इसमें पर भी रखा है, हम लोगों ने एक राउंड पढ़ा भी हाइड्रेशन में, सॉल्युबिलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हमने बोला कि आप इसे एक पोलर सॉल्वेंट में ले जाके डुबो दें। क्या है इसमें? पोलर सॉल्वेंट। किसको डाल दिया हमने? इसी m प्लस और x माइनस को, मतलब इस आयोनिक कंपाउंड को। ये m प्लस x माइनस, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इसमें क्या है? वाटर है। हम लोगों ने एक बार रफली पढ़ा था, याद करें हाइड्रेशन एनर्जी में, कि वाटर का नेगेटिव डायपोल इस पर अटैक करता है, इस प्रोसेस को, और वाटर का पॉजिटिव डायपोल इस पर अटैक करेगा। सही है? यही कहानी थी। इस चीज को क्या बोलते हैं इसके अंदर? हाइड्रेशन नहीं जी, या और क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्वेशन। याद कर लो। और ये एक एक्सोथर्मिक स्टेप था, सॉल्वेशन एक एक्सोथर्मिक स्टेप था, क्योंकि ये कुलंबिक इंटरेक्शन है। किसके किसके बीच का? याद करो, आयन और डायपोल के बीच का। आयन डायपोल इंटरेक्शन है, INT शॉर्ट में हमने लिखा, ये आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो हमने इसको लाया और पानी में डुबो दिया। तो अब यहां पर कहानी बन रही थी, हम लोगों ने सिंपली पढ़ा था, सिंपली अभी तक पढ़ा था कि अगर अंदर में जो हाइड्रेशन एनर्जी है, अगर वो हमारे बाइंडिंग एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो तो हमारा आयंस सेपरेट हो जाएगा। आपने पढ़ा था, अच्छे सीखे। तो आप mx को सॉल्युबल बोलते हैं। लेकिन अब यहां पर कहानी बहुत सारी है। ये आयंस बंधे हुए हैं लैटिस एनर्जी से, तो अगर आपकी रिलीज की हुई हाइड्रेशन एनर्जी जब लैटिस एनर्जी तक पहुंचेगी तो वो डिसोसिएट होगा, एक्स्ट्रा हो गया, तो वो इंथैल्पी कहां पे आप उसको लिखेंगे, उसको कहां मेंशन करेंगे?
एक्चुअली इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है उसको आपने बोला एक नया टर्म इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन। इस इंथैल्पी का लैटिस इंथैल्पी और इस इंथैल्पी का हाइड्रेशन इंथैल्पी का ये एल्जेब्रिक सम हुआ। अब समझे, पहले आपने सिंपली सिर्फ क्या बोला, हाइड्रेशन इंथैल्पी अगर आपके लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस के बराबर तक आकर के इन्वॉल्व हो करके पहले इसको क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, मतलब सेपरेट करेगा। जितने से बांध के रखा अगर उतनी एनर्जी रिलीज हो गई तो पहले सेपरेट, और एक्स्ट्रा जो रिलीज हुई व्हाट अबाउट दैट। इसीलिए हमने बोला अब उसकी कहानी को समझना है। तो चलो आज हमने एरो लगाया, अगले पेज में लिख रहा हूं, आ जाइए ठीक से देखिए। अब नाउ ये जो MX सॉलिड था आपने वाटर में डाला और ये M प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस सेपरेट हो गया। क्लियर है? अगर सेपरेट हो गया तो अगर इफ आयंस गेट सेपरेटेड कंप्लीटली, तभी आप क्या बोलते हो बेटा? सर तभी तो अपन बोलते हैं MX इज सॉल्युबल। बिल्कुल मैं भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, ये अगर ऐसा हुआ तो इसका डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी इस सॉल्यूशन का, इस चेंज का लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया? हमने क्या बोला, अगर ये सेपरेट हुआ तो कोई भी केमिकल चेंज कब फिजिबल होता, कब फेवरेबल होता? बहुत सिंपल सी बात है, जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लेस देन 0 हो, नेगेटिव। मतलब कहानी ये बनी, अगर आपके आयन सेपरेट होते हैं इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन 0। इसको पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, अब हम लोग उस नजरिए से देख रहे हैं। तो और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब आयंस अभी भी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पा रहा, या ये चेंज प्रोसीड नहीं कर पा रहा। आपका आयन सेपरेट होगा, ये एक केमिकल चेंज है अपने आप में। कोई चेंज तब फेवरेबल होता है, कोई भी केमिकल चेंज, जब डेल्टा जी लेस देन 0 हो। आपको एक बार मैं लिख देता हूं अगर दिमाग में कोई डाउट है। एनी केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज हो, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो सॉल्युबिलिटी हो, कुछ भी हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, एनी केमिकल चेंज इज फेवरेबल, या थर्मोडायनेमिकली लगा दे, इज थर्मोडायनामिकली फेवरेबल, फेवरेबल ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ तब, व्हेन इट्स डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव। बहुत क्लियर है, आपने देखा होगा कई बार कि कुछ कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन रुका हुआ है। आप रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं और देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अब रिएक्शन होने लगा। तो यदि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था इसका मतलब क्या हुआ कि आपका उस समय डेल्टा जी पॉजिटिव है, और जब आपने गर्म किया अब रिएक्शन होने लगा, इसका मतलब है अब डेल्टा जी उस हाई टेम्परेचर पर नेगेटिव हुआ। क्लियर समझ में आया? बहुत बार आपने देखा होगा ये कोई चीज डिसॉल्व नहीं होती और आप टेम्परेचर देते हैं फिर वो डिसॉल्व हो जाती है। इसका मतलब क्या है? या एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट थिंग्स। तो कई बार आप देखते होंगे टेम्परेचर देते हैं तो वो चेंज हो जाता है, और कई बार देखते होंगे आप एनर्जी देते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स डालते हैं, एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं, एक्चुअली वो आपके डेल्टा जी को नेगेटिव करता है। सर नहीं समझ में आया, फिर से बोलता हूं, कहानी तो आयोनिक कंपाउंड है लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि चीनी को पानी में डालो और नहीं घुल रहा है, पड़ा हुआ चीनी बैठा हुआ है, तो अक्सर दो काम किया जाता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, चीनी को आपने पानी में डाला, नहीं घुला, अब दो काम आप कर सकते हैं। अगर आप उस चीनी पानी के घोल से कोई मिठाई वगैरह बनाने जा रहे हैं तो आप उसको तुरंत चढ़ा के गर्म कर देते हैं। जैसे उसको आप गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे क्या वो डिसॉल्व कर गया। या आप किसी गेस्ट को या खुद को पीने के लिए कोई शरबत बनाने जा रहे हैं,
कोई सॉल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं, उस केस में आप उसको गर्म तो कर नहीं सकते, हमें ठंडा पीना है, तो आप क्या करते हैं, बंद करके बॉटल में और हिलाते रहते हैं, मोबिलिटी देते हैं, उसमें रैंडमनेस बढ़ाते हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की। या सेकंड काम करते हैं, आप चम्मच चलाते हैं, मॉलिक्यूल्स को मोबिलिटी देते हैं, रैंडमनेस देते हैं, उसमें रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस उसकी बढ़ाते हैं उसके अंदर, ठीक है। हम कॉलिजन बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की आपस में, समझ रहे होंगे चीजों को। एक्चुअली ऐसा करने से भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी आपके उस चम्मच चलाने पे भी डिपेंड करता है, डेल्टा जी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और डेल्टा जी कभी कभी आप एनर्जी इंथैल्पी प्रोवाइड करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। समझे मेरी बातों को। और आप देखते होंगे अब चम्मच चलाने से सॉल्युबल हो गया, आपने गर्म नहीं किया लेकिन चम्मच चलाने से सॉल्युबल हो गया। तो हमने यही आपको समझाया, कोई भी केमिकल चेंज थर्मोडायनेमिकली तब फेवरेबल होता है। और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं ना। कोई भी केमिकल चेंज, कोई एक छोटे से कह सकते हैं एक बहुत मामूली सा वुंड, या जिसको आप कह लीजिए कि पिंपल्स भी कह सकते हैं, वो धीरे धीरे घाव में कन्वर्ट हो जाता है, वुंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें भी केमिकल चेंजेस है। तो आप समझिए चीज को, उसमें भी डेल्टा जी नेगेटिव हुआ होगा। कोई भी केमिकल चेंज थर्मोडायनेमिकली तभी फेवरेबल है, चाहे वो किसी चीज का रिएक्शन हो, चाहे वो किसी चीज का घुलना हो, किसी चीज का सरना हो, किसी चीज का एक्सपायर करना हो, समझ रहे ना। ये सारा प्रोसेस तभी होता है जब डेल्टा जी उस चेंज का नेगेटिव होता है। तो अब मैं डेल्टा जी वैसे आपको पता होगा, शायद मैं थोड़ा लंबा इसमें भाषण मैं दे रहा हूं, लेकिन अब डेल्टा जी हम लोग सॉलिबिलिटी से रिलेट करते हैं। ध्यान से देखिए, तो हमने लिख दिया MX वाटर में हमने डाला और अलग हो गया, मतलब हमने क्लियर लिख दिया कि वो सॉल्युबल है। यदि आयन सेपरेट हो गया तो MX सॉल्युबल। ऐसा कब होता है, डेल्टा जी सॉल्यूशन लेस देन 0। ठीक है, तो अब आइए डेल्टा जी सॉल्यूशन की बातें करते हैं। ये लीजिए, डेल्टा जी सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा एच सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस। ये सबको पता होगा, ये इक्वेशन सबको पता होगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां सॉल्यूशन बन रहा है इसलिए ये सॉल्यूशन लगा दिया। अब इसमें से एक एक चीज को लिखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या है, ठीक से देखें। सबसे पहले इसमें मैंने क्या बोला बेटा, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या है। डेल्टा एच सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यही जो आपका बांधना और टूटना जो दो प्रोसेस है, इसी को इंथैल्पी नजरिए से आप देखें। डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का एल्जेब्रिक सम। यहां लैटिस प्लस में होगा, क्यों, यहां आयोनिक कंपाउंड बन नहीं रहा, टूट रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो लैटिस पॉजिटिव होता है, ऐसा करते हैं ध्यान से। तो MX सॉलिड हुआ, इसी का जो डेल्टा एच लिखते हैं वो लैटिस एनर्जी और नेगेटिव। लेकिन अगर आप MX सॉलिड को किसमें ले जाए, M प्लस गैसियस तोड़ रहे हैं अगर आप, X माइनस गैसियस, तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो प्लस होगा बेटा, यहां पर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो अभी भी तो वही काम हो रहा, अब एक्वस हो रहा, वो हाइड्रेशन की वजह से। हमें तो गैसियस में लाया था लैटिस की वजह से, अब हाइड्रेशन की वजह से वो एक्वस जा रहा। मेरी बातों को अच्छे से गौर करोगे तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आ गया आपका, डेल्टा सॉल्यूशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिस एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर, सॉरी टी इज केल्विन टेम्परेचर, और डेल्टा एस इज द इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज, पहले रैंडमनेस क्या थी और बाद में रैंडमनेस क्या हुआ। इंट्रोपी को अगर आप एस से लिखते हैं तो दिस इज एस एफ फाइनल माइनस एस आई इनिशियल। जितना आप रैंडमनेस बढ़ाएंगे, ठीक है, मोबिलिटी मॉलिक्यूल्स की बढ़ाएंगे, मतलब डेल्टा एस बढ़ेगा। क्लियर है, हमने क्या बोला, हमने बोला जितना मोबिलिटी बढ़ाएंगे आप अंदर में, उतना ही डेल्टा एस आपका बढ़ेगा। अब जरा देखो, हमारा डेल्टा जी सॉल्यूशन नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव होना मतलब नीचे जाना, सही है बेटा, नीचे कब जाएगा, ध्यान से देख, फैक्टर्स आपके सामने, या तो
इसमें दो टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। या तो हाइड्रेशन बढ़ते चले जाए, उसको नेगेटिव में ले जाना है, या तो हाइड्रेशन बढ़े, हमारा ये बढ़ाने का प्लान है। ये कब बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव में, ये नेगेटिव में कब बढ़ेगा, ठीक है। ये नेगेटिव अमाउंट कब बढ़ेगा, ये जब लैटिस कम हो जाए, हाइड्रेशन बढ़े, पॉजिटिव घटे और नेगेटिव बढ़े, टेम्परेचर बढ़े। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये माइनस में लगा हुआ, और इंट्रोपी चेंज बढ़े, इसीलिए हमने बोला। अब आपको समझ में आया होगा चीनी को क्यों चम्मच चलाने पर आपका सॉल्युबल होता है चीनी, क्योंकि नेगेटिव में डेल्टा जी बढ़ता है। हमें डेल्टा जी को नेगेटिव ले जाना है, और नेगेटिव में जितना बढ़ा है मतलब ओवरऑल डेल्टा जी को घटाना है। नेगेटिव में बढ़ाना मतलब घटाना। तो डेल्टा जी नेगेटिव में कब जाएगा, जब इक्वेशन का पॉजिटिव चीज या तो कम हो या नेगेटिव चीज बढ़े। तो लैटिस हाइड्रेशन, लैटिस कोवेलेंट कंपाउंड के लिए तो लागू होगा नहीं, इसलिए हमने क्लियर कर दिया ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा किसके लिए है, आयोनिक कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दूसरे तरीके से दिखाना होगा। तो चलिए आ जाइए, हमने क्लियर किया कि क्यों आयोनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपने यहां पे पढ़ा है वहां पे लैटिस और हाइड्रेशन का एल्जेब्रिक सम लिखा है डेल्टा एच को। तो या तो लैटिस कम हो क्योंकि वो बांधने वाली एनर्जी है, तोड़ने वाली एनर्जी है, या हाइड्रेशन ज्यादा हो, ठीक है, हाइड्रेशन अमाउंट ज्यादा हो क्योंकि वो नेगेटिव है, टेम्परेचर ज्यादा हो। चीनी को इसीलिए आप गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता होगा, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पे जाके सॉल्युबल हो गया। या इंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज बढ़ा मतलब चम्मच चला। अब क्या है, आयोनिक कंपाउंड के केस में इन सब चीजों को अगर रिलेट करो ठीक से, अच्छे से देखो, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको पानी में डुबाओ, अच्छे से सीखना, खलबली मच जाती है अंदर। मतलब भाई साहब मॉलिक्यूल्स दौड़ने और भागने लगते हैं इधर से उधर, मतलब मॉलिक्यूल्स उसके तरफ दौड़ते हैं। जैसे आप जब क्लास अटेंड करते हो तो इंटरेस्टिंगली कुछ टीचर की क्लास है तो दौड़ते हो, करना है हमें, इंटरेक्शन बोलते हैं, और ये पर्सनल चीजें होती है। तो कुछ कंपाउंड्स पानी में डुबो दो तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसके तरफ दौड़ते हैं, उस पर चार्ज कुछ ऐसा होता हो या उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता हो कि पानी को उसके लिए लगाव ज्यादा हो और वो वाटर दौड़ जाए, H2O मॉलिक्यूल्स। आपने चम्मच नहीं चलाया बट उस कंपाउंड को पानी में डुबोया और उसके मॉलिक्यूल के साथ वाटर का अट्रैक्शन इतना अच्छा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके तरफ दौड़ने लगे, अपने आप इंट्रोपी चेंज बढ़ गया। और अगर इंट्रोपी चेंज खतरनाक बढ़ा, इंट्रोपी चेंज समझ लो, रैंडमनेस का बढ़ना, ये जो मोबिलिटी है इसका बढ़ना। और अगर इंट्रोपी चेंज बढ़ गया, क्या बोलते हैं उसको, बाकी फैक्टर्स भाड़ में जाए, अपन बोलते हैं ऐसे, सॉरी। तो मतलब बाकी फैक्टर्स क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपका हो सकता है ये वाला फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, लेकिन एंट्रोपी चेंज अकेला इतना खतरनाक है, ये नेगेटिव वाला टर्म इतना ज्यादा हो गया कि डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। यही सब बातें हैं डेप्थ में जब आप एंटर करते हैं सॉल्युबिलिटी में। और अगर आप डेप्थ में नहीं एंटर करते हैं, ऊपर से जाते हैं +2 करते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस से तो सॉल्युबल। अब आज हाइड्रेशन ज्यादा हो लैटिस से तो कहानी क्या है, अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो जाए लैटिस से तो बहुत क्लियर है, ये ज्यादा नेगेटिव ये कम पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म नेगेटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव। इसीलिए हमने उस केस में डेल्टा जी का जिक्र ही नहीं किया था, क्योंकि अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो जाए नेगेटिव लैटिस से तो ये वाला टर्म नेगेटिव के कारण डेल्टा जी ऑलरेडी नेगेटिव। लेकिन अब हम समझ सकते हैं कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन से, लैटिस पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ज्यादा है, तो ये वाला चीज आ गया पॉजिटिव बेटा अपना। और हो सकता है कि इस पॉजिटिव से ज्यादा ये वाला नेगेटिव, अभी हमने बोला इंट्रोपी चेंज अगर खतरनाक हो गया तो उस केस में वो लैटिस ज्यादा होते हुए भी हाइड्रेशन से ये कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। समझिए कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ, इसीलिए इन चीजों को सुलझाना होगा अच्छे से। क्या यहां तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया अच्छे से, एक बार हाँ या ना मेंशन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सभी लोग एक बार बोल दें, या किन्हीं को कोई डाउट है तो वो भी पूछ ले प्लीज, मैं एक बार इंतजार करता हूं।
आपके कमेंट्स का कि आप सभी लोग क्लियर हैं यहां तक, हाँ या ना, एक बार बता दे प्लीज। क्लियर है सर, गुड। सभी लोग एक बार बताते चले जाए क्लियर है। आई थिंक यहां तक कोई डाउट आना भी नहीं चाहिए। अब यहां से आगे चीजें धीरे 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 उस मोड में जाएंगी कि डाउट आना स्टार्ट होगा। फिर भी एक बार सभी लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी लोग लिखते जाए। गुड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, लिखते जाए। गुड, वेरी गुड। सभी लोग बेटा। वेरी गुड। आइए अब दो केस बना रहे हैं अपन। केस वन, लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से। और केस टू आप समझ पा रहे होंगे, लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है आपका हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड। नहीं, उसी को केस वन करना चाहिए और इसको केस टू, समझ रहे ना। ठीक है, ये कर दिया। अब केस वन को लेके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक से। केस वन, अगर आप इस केस की बात कर रहे हो तो इस केस में हमारा डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, लैटिस और हाइड्रेशन का सम नेगेटिव, लैटिस का, ओफ यार, फिर तो वही काम हो गया, हाइड्रेशन ज्यादा और इसमें लैटिस ज्यादा। तो केस वन में क्या हो गया, हाइड्रेशन ज्यादा है लैटिस से, तो हमारा ये नेगेटिव। ऑलरेडी हमारा इसके वजह से डेल्टा जी सॉल्यूशन क्या हो गया सर, नेगेटिव। और ऐसा हुआ तो एमएक्सी सर सॉल्युबल। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सामान्य आयोनिक कंपाउंड के सॉल्युबल होने के पीछे का कारण यही होता है लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी का ज्यादा होना। एग्जांपल में हमने आपको करवाया भी था बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कंपाउंड्स क्यों सॉल्युबल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि कोई क्यों सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो जनरल सॉल्युबिलिटी का यही रीजन है, ठीक है। ये तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब इसमें लैटिस से ज्यादा है हाइड्रेशन, इस वजह से नहीं, डेल्टा एच अच्छी, इसमें सर लैटिस से ज्यादा है हाइड्रेशन। अब केस टू पर आ जाओ। केस टू में कहानी क्या बन गई कि डेल्टा एच सॉल्यूशन लैटिस और हाइड्रेशन का सम है, और हम लोगों ने पढ़ा कि इस बार लैटिस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या होगा बेटा, अभी भी दोनों हो सकता है, डेल्टा जी दोनों हो सकता है। तो आप लिखोगे साइन ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ, आप समझ रहे हो बेटा, दोनों के रिलेटिव मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ किसका किसका, डेल्टा एच सॉल्यूशन एंटी डेल्टा एस। आप समझिए, क्योंकि दो चीजें हैं, डेल्टा जी सॉल्यूशन इक्वल्स टू, वहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां से समझ जाओगे, डेल्टा जी सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा एच सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस, है ना रे। तो अब आप एकदम क्लियर होंगे कि ये अगर हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अभी भी ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इन दोनों के रिलेटिव मैग्नीट्यूड पे। मतलब अब यहां से दो केस आपको बनाने होंगे, एक बनाना होगा सब केस वन और एक बनाना होगा सब केस टू। सब केस वन में डेल्टा एच सॉल्यूशन को हम बड़ा ले लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को, किसके मैग्नीट्यूड से, टी डेल्टा एस से।
और सब केस 2 में डेल्टा एच सॉल्यूशन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा ले लेते हैं अपन टी डेल्टा एस के। अच्छे से देखिए, तो अब सबकेस 1 सबकेस 2 को अगले पेज में ले चलते हैं। ध्यान रहे ये सबकेस 1 या 2 ये केस 2 के अंतर्गत है, जिसमें लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा है हाइड्रेशन से। मतलब ये ध्यान से न जाए, चाहे 1 हो या 2, इन दोनों में ही हमारा डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव है। ये ध्यान में रहे, ये नहीं भूलेंगे आपके इस केस में, इन दोनों में ही डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव है। मतलब लैटिस ज्यादा है किससे, हाइड्रेशन से। उसके अंतर्गत ये दो सब केस है, एक सब केस में ये पॉजिटिव वाला इससे ज्यादा है और इसमें ये पॉजिटिव वाला से वो ज्यादा है। क्लियर है? अब सब केस 1 को अगले पेज में सुलझा रहा हूं, आज अच्छे से जादू का इंतजार करो ध्यान से। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, डेल्टा एच सॉल्यूशन देख लो, सबकेस 1 में क्या लिखा है, डेल्टा एच सॉल्यूशन ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। इसीलिए क्या हो जाएगा यहां पे, सिंस डेल्टा एच सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव है, ये क्लियर है, ये ज्यादा है टी डेल्टा एस से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्लियर हो गया कि यहां पे डेल्टा जी सॉल्यूशन पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो एमएक्स इज सॉल्युबल, सॉरी इनसॉल्युबल। ये तो क्लियर हो गया। लो एग्जांपल के तौर पे SrSO4 BaSO4 स्ट्रोंशियम सल्फेट बैरियम सल्फेट आप लोगों ने किया हुआ भी है। 2A के सल्फेट का ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया था लैटिस हाइड्रेशन, मगर आपको जहन में हो हमने वहां पे लिखाया था बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दे वर सॉल्युबल, बट कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम सल्फेट के बारे में लिखा था इनसॉल्युबल। कैल्शियम सल्फेट पार्शियली सॉल्युबल, स्ट्रोंशियम बैरियम इनसॉल्युबल। याद करो अच्छे से, दो एग्जांपल हम लोगों ने वहां पे डिस्कस करा है, एक सल्फेट का 2A का और एक 2A के हाइड्रोक्साइड का। सल्फेट में था ऊपर वाला 2 सॉल्युबल, नीचे वाला 3 इनसॉल्युबल। हाइड्रोक्साइड में ऊपर वाला 2 इनसॉल्युबल, नीचे वाला 3 सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। याद, तो ये इनसॉल्युबल हो गया। अगर कोई पूछे अब इसके इनसॉल्युबल होने का कारण, तो आप बोलोगे सर लैटिस एनर्जी ज्यादा है किससे, हाइड्रेशन से। लैटिस एनर्जी ज्यादा है किससे, हाइड्रेशन से। ठीक है, यही ना कारण हुआ बेटा, क्योंकि हम लोग सब केस 1 जो लाया है हम लोगों ने वो केस 2 के अंतर्गत लाया है, जिसमें लैटिस ज्यादा था हाइड्रेशन से। अब कहानी इधर वाले पे आते हैं। यहां पर चूंकि क्या है सर, इस बार डेल्टा एच सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव था सर, इससे ज्यादा है टी डेल्टा एस। सही है, इसीलिए सर डेल्टा जी सॉल्यूशन जो है अपना इस बार नेगेटिव होगा। ध्यान से, जबकि ये ध्यान रखे हमारा कौन ज्यादा है, लैटिस की हाइड्रेशन कौन ज्यादा है, जबकि लैटिस ज्यादा है, क्योंकि ये केस 2 का एग्जांपल है। जबकि हमारा लैटिस ज्यादा है, फिर भी डेल्टा जी सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया हमारा। मतलब एमएक्स इज सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, एमएक्स इज सॉल्युबल। अब बार बार लिखना चाहें इस बात को, हम लिखना चाहेंगे यद्यपि लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन से, फिर भी सॉल्युबल हो गया। तो कोई पूछ रहा आखिर ऐसा क्यों हुआ, एग्जांपल पहले दे लो। एग्जांपल NH4 2SO3, NH4NO3, CH3COOAG, मेनी अमोनियम सॉल्ट्स, बहुत सारे अमोनियम सॉल्ट्स इसके एग्जांपल्स हैं। इस केस में सॉल्युबिलिटी किस वजह से हुई, जबकि लैटिस ज्यादा था हाइड्रेशन से। सोचो जरा, मैं आपसे पूछूंगा सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू, किस वजह से हुई। आप जरा जवाब अब दे, अच्छे से सोच ले। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आप सभी से जवाब चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है, सब केस 2 पहली बात केस 2 के अंतर्गत आता है, और केस 2 में लैटिस ज्यादा था हाइड्रेशन से। केस 2 में डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव था। क्लियर? अब सब केस 2 में वो जो डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव था, इससे मैग्नीट्यूड ज्यादा है टी डेल्टा एस का, इसीलिए डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। तो हमारा यह कहना है कि अगर डेल्टा जी तो नेगेटिव हो गया,
सॉल्युबल हो गया। मेरा ये कहना है कि अब अगर कंपाउंड इसका जो एग्जांपल है उसका लॉजिक पूछेगा कि वो सॉल्युबल क्यों है, क्या रीजन देंगे आप, कौन सा एक फैक्टर रीजन देंगे? लैटिस ज्यादा होना देंगे, हाइड्रेशन ज्यादा होना देंगे, हाइड्रेशन कम होना देंगे, लैटिस ज्यादा होना देंगे, टेम्परेचर ज्यादा होना देंगे, एंट्रोपी चेंज ज्यादा होना देंगे, एंट्रोपी चेंज कम होना देंगे, क्या देंगे लॉजिक इसके पीछे का, मुझे आप समझाएं। मैं इंतजार करता हूं आपके जवाब का। इनके सॉल्युबिलिटी के पीछे का रीजन क्या बोलेंगे आप? सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू व्हाट व्हाट व्हाट, क्या बोलेंगे आप? मैं आपके जवाब का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इस केस में सॉल्युबिलिटी का कारण क्या देंगे? जैसे पिछले केस में आपने किसी से पूछा कि ये इनसॉल्युबल है क्यों, आपने तुरंत बोल दिया लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन से। इससे पीछे आपसे पूछा गया कि ये सब सॉल्युबल है क्यों, आपने जवाब दे दिया लैटिस से ज्यादा है हाइड्रेशन। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये सारे कंपाउंड सॉल्युबल है क्यों, आप ये जवाब मत देना कि टी डेल्टा एस ज्यादा है उससे, ये तो मैथमेटिक्स है। कौन से फैक्टर ने कमाल किया, लैटिस ने, हाइड्रेशन ने, या टेम्परेचर ने, या एंट्रोपी चेंज ने, कौन सी चीजें एबनॉर्मली ज्यादा कम क्या है नहीं है, वो मैं रीजन जानना चाह रहा हूं। क्या वहां तक आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं, प्लीज बताएं। आई एम स्टिल वेटिंग। नो वन हैज आंसर्ड येट, जल्दी बताएं मुझे क्या कारण देंगे आप। चलिए, आप लोगों ने बहुत कुछ जवाब दिया है। नहीं, जवाब आया है कुछ कि इंट्रोपी चेंज ज्यादा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है टेम्परेचर और इंट्रोपी चेंज दोनों ज्यादा है, बट मैक्सिमम लोगों ने यह जवाब दिया है कि इंट्रोपी चेंज ज्यादा है। आइए देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कमाल टी डेल्टा एस ने किया है। जो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ है उसके पीछे का जो लॉजिक है वो टी डेल्टा एस का ज्यादा होना, क्योंकि डेल्टा एच सॉल्यूशन तो पॉजिटिव है, वो बेचारा तो डेल्टा जी को पॉजिटिव करने पर लगा हुआ है। इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी ने भी डेल्टा एच के तरफ जवाब नहीं दिया, मतलब लैटिस हाइड्रेशन का जवाब नहीं उठाया, क्योंकि वो इस बार कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव है मतलब वो पूरी तैयारी कर चुका है कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, सॉल्युबल नहीं हो, बट सॉल्युबल तो है। इसका मतलब टी डेल्टा एस में कमाल है। अब टी डेल्टा एस में दो चीजें हैं, एक टी और एक डेल्टा एस। टी ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने ये तो बोला नहीं कि हाई टेम्परेचर पे, हमने बोला नॉर्मल कंपाउंड को पानी में डाला और पानी वाटर में सॉल्युबल हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है नहीं, टेम्परेचर तो नॉर्मल है। रूम टेम्परेचर को आप एकदम सामान्य टेम्परेचर बोलते हो। ज्यादा टेम्परेचर किसको बोलते हैं आप? ज्यादा तो रूम टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है, किसके लिए? -200 के लिए, -100 के लिए। तो आप फिर भी रूम टेम्परेचर को ज्यादा नहीं बोलते हो, समझ रहे हो ना? हर टेम्परेचर ज्यादा है उससे काफी नीचे वाले के लिए। तो अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में, एक जनरल केमिस्ट्री में ज्यादा टेम्परेचर बोलते हैं, इसका मतलब अब द रूम टेम्परेचर, धीरे धीरे ग्रेजुअली रूम टेम्परेचर से ऊपर, ठीक है? तो टेम्परेचर बेटा ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कहीं मेंशन नहीं किया, हमने बोला सीधा कंपाउंड सॉल्युबल हो गया। इसका मतलब एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी चेंज मतलब खलबली, किस तरह की? केमिकली खलबली, फिजिकली खलबली, सॉरी केमिकली नॉट फिजिकली खलबली। किस तरह की हिंड्रेंसेज? मॉलिक्यूल को हमने पानी में डुबोया होगा, H2O दौड़ गया होगा उसके तरफ, कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी। मैं करके दिखा रहा हूं, जरा आ जाओ, ध्यान से देखो। तो पहले ये तो हमने क्लियर कर दिया, सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू क्या? एबनॉर्मली लार्ज डेल्टा एस। जी हाँ, तो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। और डेल्टा एस टेम्परेचर दोनों हाई नहीं बोल रहा है, डेल्टा एस हाई या लार्ज बोल रहा, वो जवाब सही होगा। उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी। क्या क्लियर होगी आप लोगों का कि यहां पर हम लोग सॉल्युबल क्यों बोल रहे हैं? यहां पर सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है? यहां सॉल्युबिलिटी का रीजन है सिर्फ डेल्टा एस का लार्ज होना। क्लियर हुआ, हाँ या ना बताइए? आ जाइए, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं अगले पेज। हाँ या ना एक बार बताइए सभी लोग,
क्लियर हो गया कि इंट्रोपी चेंज ही सिर्फ और सिर्फ वहां पर कैसे लॉजिक है, दूसरा लॉजिक वहां नहीं बनना है। वहां पर टेम्परेचर का लॉजिक फिलहाल आप नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं है, टेम्परेचर के बारे में हमने कोई बातचीत नहीं करी है। सभी लोग क्लियर करें, क्या ये क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही तुरंत रिएक्टिव होना है यार। आ जाओ, हमारा 2 पेज में 2 साइड में बटी गई थी चीजें हमारी, ध्यान से राइट साइड वाले। एक्चुअली कहानी क्या हुई होगी आप ये समझे, एक्चुअली कहानी क्या हुई होगी। मान लो अगर आपने लिया NH4 कुछ भी NO3, ये कंपाउंड है, हमने बोला, ध्यान से सुने, ये कंपाउंड अब हाईली सॉल्युबल बेटा, इस कंपाउंड के बारे में देखो, ये कंपाउंड हाईली सॉल्युबल है, अमोनियम नाइट्रेट हाईली सॉल्युबल है, बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है। नाइट्रेट या सल्फेट कुछ भी ले सकते हो। अरे क्यों मिटा दिया यार इसको, हाईली सॉल्युबल। जबकि इस कंपाउंड की, ध्यान से सुनिएगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, इसीलिए ये तो आप कह सकते हैं कि जब हाइड्रेशन ज्यादा होता है लैटिस से, तब तो पक्का सॉल्युबल। केस 1, क्योंकि उस समय में डेल्टा H नेगेटिव, T डेल्टा एस नेगेटिव तो नेगेटिव, डेल्टा G नेगेटिव हो गया। बट अगर लैटिस ज्यादा हो हाइड्रेशन से, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो इनसॉल्युबल ही हो, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ रखा था, ठीक है। बट आप वहां के भी लेक्चर को अगर गौर से देखेंगे तो सर ने आपको, हमने आपको क्या पढ़ाया, वहां भी हमने ये नहीं पढ़ाया है कि अगर लैटिस से ज्यादा हाइड्रेशन तो सॉल्युबल, और अगर लैटिस ज्यादा हाइड्रेशन से तो इनसॉल्युबल। वहां हमने ये पढ़ाया है अगर हाइड्रेशन ज्यादा लैटिस से तो सॉल्युबल, बट अगर इनसॉल्युबल है तो पक्का लैटिस ज्यादा। और हमने ये नहीं पढ़ा है कि अगर सॉल्युबल है तो पक्का हाइड्रेशन ज्यादा, हमने ये पढ़ा है कि अगर हाइड्रेशन ज्यादा है लैटिस से, बातों में फर्क है, अगर हाइड्रेशन ज्यादा है लैटिस से तो पक्का सॉल्युबल। लेकिन अगर सॉल्युबल है तो इसका ये मतलब नहीं कि हाइड्रेशन ज्यादा ही होगा, सॉल्युबल तो कई बार दूसरे कारण से भी हुआ होगा। यहां लार्ज डेल्टा एस होगा। अब ये लार्ज डेल्टा एस कैसे हुआ समझने की जरूरत है। ये जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट है, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो जैसे ही आपने इसको पानी में डुबोया, नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस है, जैसे ही आपने इसको पानी में डुबोया, और इस नाइट्रोजन पर खुद पॉजिटिव चार्ज है, इस पर खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आप समझ रहे हैं, इसके सारे छोर पर पॉजिटिव चार्ज है। वाटर का नेगेटिव डायपोल दौड़ेगा इसकी तरफ, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, वाटर का नेगेटिव डायपोल दौड़ेगा। मतलब अचानक से एक, जो बोलते हैं ना, इसके अंदर खलबली, भयंकर खलबली आ जाएगी इसके अंदर बेटा। वाटर का नेगेटिव डायपोल इसकी तरफ दौड़ेगा, एकदम दौड़ लगाएगा, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। इसके हाइड्रोजन वाले छोर पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और ओवरऑल इस आयन पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अचानक से इंट्रोपी चेंज बढ़ गया, इसीलिए खलबली बोलते हैं आप इसको। और बगल में नाइट्रेट है, अब नाइट्रेट को भी देख लो, O- डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट है, यहां भी O- और N पर प्लस होता है। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बाद में सीखोगे। तो यहां पर जो आएगा वाटर वो अलग आएगा, मतलब यहां पर जो वाटर का पॉजिटिव डायपोल आएगा वो अलग आएगा। लेकिन इसकी खासियत नहीं है, खासियत अमोनियम की है। इसके वजह से इंट्रोपी चेंज काफी ज्यादा बढ़ा, क्योंकि अमोनियम में चारों हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो टेट्राहेड्रल है, 1 2 3 4, चारों दूर दूर भी हैं, और ओवरऑल आयन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर मोबिलिटी सॉल्यूशन में काफी ज्यादा है। सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। molecular mobility is inside the solution. Becomes abnormally large. इस वजह से इंट्रोपी चेंज आपका काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया।
तो अमोनियम के ज्यादातर कंपाउंड्स लार्ज इंट्रोपी चेंज के कारण सॉल्युबल होते हैं। एक लाइन आपको यह याद रखना है और एक एग्जांपल आपको यह याद रखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस का रनिंग दौड़ता हुआ एग्जांपल है। कौन सा? सिल्वर एसीटेट। और भी कंपाउंड्स हैं इस लिस्ट में, बट आप इतना ही याद रखें, आपके लिए सफिशिएंट है। क्या याद रखना है? अमोनियम के मोस्टली कंपाउंड्स, अमोनियम के मोस्टली सॉल्ट्स, और एक सेकंड क्या याद रखना आपको? एक याद रखना सिल्वर एसीटेट। ये इंट्रोपी चेंज के कारण सॉल्युबल है, टेम्परेचर के कारण नहीं। अब सर अभी तक तो टेम्परेचर वाली बातें हुई नहीं, लेकिन सर हम ये तो जानते हैं कि टेम्परेचर वाली भी बातें हो सकती है। अब टेम्परेचर वाली बातें भी मैं करता हूं, जरा ध्यान दे। आ जाइए ये वाले केस में, इस साइड इधर हम लोगों ने क्या लिया? ये सबकेस 2 है। सबकेस 2 मतलब इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब कैसा वाला इनसॉल्युबल? लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन से, इसलिए इनसॉल्युबल। अब सबकेस 2 के अंदर एक बात कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से, इफ, ध्यान से, लेट, या ऐसे लिखते हैं, इफ टेम्परेचर गेट्स रेज्ड, अगर टेम्परेचर को ही हम बढ़ा दें। अब आप सोचें, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो आफ्टर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज डेल्टा एस या टी डेल्टा एस ओवरकम्स, किसको ओवरकम कर जाएगा लोग? डेल्टा एच सॉल्यूशन को, और डेल्टा एच सॉल्यूशन तो पॉजिटिव है इस केस में, देयरफॉर डेल्टा जी सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस केस में? नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 0, बट एट हाई टेम्परेचर। अब वो हर कंपाउंड के लिए टेम्परेचर अलग होगा। आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा मैंने, क्लियर हुआ? यदि टेम्परेचर को अब इस केस में बढ़ा दिया जाए तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि टी डेल्टा एस, जरा गौर करें, अगले पेज में आ जाए और अच्छे से देख ले, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमने ये तो क्लियर कर दिया है कि ये पॉजिटिव है भैया। अब डेल्टा एस अगर एबनॉर्मली ज्यादा होता तब तो उस केस में चला जाता, वो तो केस ही नहीं इधर वाले में। हमने क्या बोला? अब टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दो, एलिवेटिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर एलिवेटिंग मतलब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? घटना स्टार्ट होगा, डिक्रीजिंग डेल्टा जी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिक्रीजिंग डेल्टा जी, हो सकता है कि अब डेल्टा जी घटते 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 लेस देन 0 सॉल्युबल हो जाए। लेकिन कहानी क्या है? ऐसे कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर इनसॉल्युबल हुए बट हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबल हुए। नहीं जी, दैट इज सच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो हैं आर इनसॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। बेटा अच्छे से देखना, बहुत यूनिक क्लास है आज की। सच कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ऐसे कंपाउंड्स इनसॉल्युबल हैं बट दे आर सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। ये सॉल्युबल हो सकते हैं हाई टेम्परेचर पर। मजा आ जाएगा जब जानेंगे कि आपके सिलेबस में इस केस का भी एक एग्जांपल पढ़ना है। PbCl2 is insoluble in cold water। कोल्ड वाटर केमिस्ट्री में नॉर्मल वाटर को बोलते हैं, बट फेयरली सॉल्युबल, लेकिन ये अच्छे से सॉल्युबल है बेटा इन हॉट वाटर। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मतलब एनालिसिस देखो, एनालिसिस देखो, PbCl2 की कहानी क्या हो गई? क्या हो गई? पहली कहानी ये बनी कि इसका लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन से, मतलब इसका डेल्टा जी सॉल्यूशन पॉजिटिव है। पहली कहानी ये बनी, इसलिए इनसॉल्युबल है, इसलिए इनसॉल्युबल है। हालांकि इसको पार्शियली सॉल्युबल भी बोला जाता है, बहुत ही कम,
पार्शियली सॉल्युबल भी बोला जाता है। लेकिन अब हॉट वाटर में PbCl2 सॉल्युबल है, अब इस समय में क्या है, अभी भी सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो क्या अब इस केस में ऐसा हो गया है कि अब क्या ऐसा हो गया कि अब लैटिस से ज्यादा हो गया हाइड्रेशन? ऐसा तो नहीं बेटा, अभी भी कौन ज्यादा है, अभी भी लैटिस ही ज्यादा है हाइड्रेशन से, लेकिन अब डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, बस यही कहानी है। अब डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, सिर्फ PbCl2 ही नहीं, PbCl2, PbBr2 और PbI2 तीनों की कहानी यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन PbCl2 टेम्परेचर बढ़ाने पर पूरा सॉल्युबल हो जाता है, PbI2 को कितना भी गर्म कर दो वो पूरा सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है बट कंप्लीट सॉल्युबल नहीं हो पाता। तो पहले ये पॉइंट लिख दूंगा, solubility of PbX2 increases with increasing temperature, टेम्परेचर बढ़ाने से PbX2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये इस केस का अच्छा एग्जांपल हुआ, लेकिन आप याद रखें बट PbI2 is even insoluble in hot water। हॉट वाटर में भी PbI2 इंसॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले इंसॉल्युबल है नॉर्मल टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर इंसॉल्युबल है। दोनों में फर्क ये है कि हाई टेम्परेचर पर अब थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, वैल्यू जब आप KSP निकालेंगे तो KSP वैल्यू बढ़ेगी। चलिए आइए अब आगे देखिए। अब आपको इसको देख करके दिमाग में एक चीजें आ सकती है, मेरे तो आई थी जब मैंने पहली बार अपने करियर में इस चीज को, कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया, देखा, पढ़ा, सीखा, कि तब तो ऐसे में हर इंसॉल्युबल कंपाउंड के लिए एक ऐसा टेम्परेचर वैल्यू होना चाहिए ना। लोग क्या बोला हमने, हर एक इंसॉल्युबल कंपाउंड के लिए एक ऐसा टेम्परेचर वैल्यू होना चाहिए लिटरली, जिस टेम्परेचर के ऊपर जाने पर वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाए, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। हर एक इंसॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए कि जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो T डेल्टा एस बढ़ेगा, T डेल्टा एस बढ़ेगा तो डेल्टा जी घटेगा। तो हर इंसॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसके बाद डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसा क्यों नहीं होता? तब पत्थर एक आयोनिक कंपाउंड है अगर, और है लिटरली सिलिकेट है तो वो आयोनिक कंपाउंड है, तो क्या पत्थर को पानी में बॉयल करते जाओ तो क्या हो जाएगा? वो डिसॉल्व करेगा? कभी नहीं। तो सर वो टेम्परेचर फिर कैसे होगा? मोस्टली जो इंसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं आपके, उनका जो वो टेम्परेचर है जिसके बाद डेल्टा जी का मैथ्स कहता है, मैथमेटिक्स कहता है कि वो नेगेटिव हो सकता है, मोस्टली केस में वो टेम्परेचर आपके पानी के बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर होता है, इसीलिए आपका वाटर इवेपोरेट कर गया और वो बचा रह गया। आप समझ गए होंगे, अरे भैया पनिया रहे तब ना भूले, वाटर आपका इवेपोरेट कर जाएगा। मोस्टली केसेस में, मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में वो जो हमारा टेम्परेचर है, थियोरेटिकल टेम्परेचर, उसके ऊपर ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उससे काफी नीचे है नहीं, इसीलिए पहले वहां से पहले पहुंचने से पहले वाटर ही आपका स्केप कर जाएगा, इसीलिए नहीं होता। तो आपने बहुत मजेदार चीजें सीखी, जबरदस्त है ये कॉन्सेप्ट, अपने आप में ये कॉन्सेप्ट सारा जबरदस्त है। चलो मैं एक बार यहां पर आज मैं एक ब्रीफ जो बोलते हैं टूर एक मैं ले रहा हूं, यहां पर आपको दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है। देखिए टॉपिक उठाया हमने मुद्दा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का। टॉपिक उठाया हमने मुद्दा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का। मतलब आयोनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी यहां डिस्कस नहीं हो रही है, sp और d ब्लॉक कंपाउंड्स। हमने लिखा बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में आते हैं। एक शॉर्ट टूर, कंपाउंड्स देके आपसे पूछा जाएगा कि ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, टाइप 1, रिएक्शन में भी उसको लिखना होता है कई बार, सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट। टाइप 2 कुछ कंपाउंड्स के सेट्स देकर के पूछे जाएंगे, ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी,
सॉलिबिलिटी किधर की तरफ बढ़ेगा, कभी कटायन चेंज करेगा, कभी एनायन चेंज करेगा, ठीक है, कभी दोनों में से कोई चेंज नहीं करेगा बट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देगा। टाइप 3 कोई इंडिविजुअल कंपाउंड देकर के बोलेगा ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, उसके कारण क्या, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा है रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी, BaSO4 इज इनसॉल्युबल, व्हाई हमने क्लियर करा। इनसॉल्युबल होने का एक ही कारण है और वो है लैटिस का ज्यादा होना हाइड्रेशन से। याद करो, इनसॉल्युबल होने का एक ही कारण है लैटिस का ज्यादा होना हाइड्रेशन से। सॉल्युबल होने के दो कारण हुए, एक कारण है हाइड्रेशन का ज्यादा होना लैटिस से और एक कारण है इंट्रोपी चेंज का लार्ज होना। और सॉल्युबल होने का जो तीसरा कारण है वो है हाई टेम्परेचर, वो सामान्य कारण नहीं है, वो है कि इंसॉल्युबल हो गया तब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो BaSO4 इंसॉल्युबल है क्योंकि लैटिस ज्यादा है। अमोनियम सल्फाइड सॉल्युबल है क्यों, अभी हमने पढ़ा। सॉल्युबल होने के दो मुख्य कारण है, एक कारण हाइड्रेशन का ज्यादा होना और एक कारण इंट्रोपी चेंज का ज्यादा होना। तो अमोनियम सॉल्ट्स ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं हाई या लार्ज इंट्रोपी चेंज के कारण। अगले पेज में हमने दिखाया, मान लो एक आइडियल आयोनिक सॉलिड है MX, ये बना है तो M+ और X- ने लैटिस एनर्जी रिलीज करी है, तो बना है ये आयंस बंधे हुए, हमने इसको वाटर में डाला, अंदर हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई। तो सॉल्युबिलिटी का जो पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वहां सिंपली ये जाना था, अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो जाए लैटिस से तो जो बंधन वाली एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी उतना आ गया तो दोनों आजाद हो गया। बट अभी हम लोगों ने अब इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट किया कि ये सॉल्युबल तब होंगे जब आयंस डिपार्ट करेंगे। आयंस डिपार्ट तब करेंगे जब डेल्टा जी सॉल्यूशन लेस देन 0। हमने बोला कि एक्चुअली कोई भी केमिकल चेंज थर्मोडायनेमिकली तब फेवरेबल होता है जब उसका डेल्टा जी सॉल्यूशन नेगेटिव होता है। अब डेल्टा जी सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एच सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर है बेटा, अच्छे से देखना। अब हमने बोला कि दो केस हमने ले लिया, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या है, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस और हाइड्रेशन का एल्जेब्रिक सम है वो, टेम्परेचर केल्विन की वैल्यू है और डेल्टा एस इंट्रोपी चेंज है। हमने बोला दो केस ले लो, एक केस में हाइड्रेशन ज्यादा और दूसरा केस में लैटिस ज्यादा। जब हाइड्रेशन ज्यादा लैटिस से तो डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, ये ज्यादा है तो ये नेगेटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल्स टू दिस माइनस दिस है, ये नेगेटिव तो वो नेगेटिव, MX सॉल्युबल। कोई भी सामान्य सॉल्युबल कंपाउंड्स का रीजन यही रहा होगा कि उसका लैटिस से ज्यादा रहा होगा हाइड्रेशन। केस 2 अगर लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन से तो डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी डेल्टा जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों का रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या है। सब केस 1 लिया अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन ज्यादा है डेल्टा टी डेल्टा एस से, सब केस 2 लिया अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन से ज्यादा है टी डेल्टा एस। अगर ये सब केस है, ये दोनों ही सब केस में ध्यान रहे कि लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन से, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन टी डेल्टा एस से, तो उस केस में, इस केस में हमारा ये जो रह गया क्या, आपका डेल्टा एच सॉल्यूशन ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ये पॉजिटिव है तो हमारा डेल्टा जी सॉल्यूशन पॉजिटिव, MX इनसॉल्युबल, सामान्य इनसॉल्युबल कंपाउंड इसी वजह से इनसॉल्युबल। इधर हमने लिया अगर ये ज्यादा है तो डेल्टा जी नेगेटिव, लेकिन किसके वजह से, तो भैया हमारा इंट्रोपी चेंज, इसका मतलब है एबनॉर्मल रहा होगा। हमने अगले एग्जांपल हमने इसका लिखा कि मोस्टली अमोनियम सॉल्ट्स का एग्जांपल और एक सिल्वर एसीटेट जहां एबनॉर्मली डेल्टा एस लार्ज है। हमने बोला एक्चुअली जब ऐसे कंपाउंड को पानी में डुबोते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि उसके स्ट्रक्चर के कारण वाटर की मोबिलिटी उसके तरफ बढ़ जाती है और रैंडमनेस सॉल्यूशन में इतना ज्यादा आ जाता है, मूवमेंट इतना ज्यादा आ जाता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, कि डेल्टा एस बढ़ने के कारण हमारा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। हमने ये क्लियर करा। इस तरफ हमने बोला कि ये जो डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हमने बोला कि ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव है बट टेम्परेचर बढ़ाओ तो डेल्टा जी घटेगा। तो ऐसे केस में कभी कभी ऐसा कंपाउंड्स हो सकता है जो इनसॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पर बट सॉल्युबल हो सकता है हाई टेम्परेचर पर, और इसके हमारे सिलेबस में सिर्फ एक PbCl2 पढ़ना है। PbCl2 इज पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, सिर्फ PbCl2 पढ़ना, दूसरा नहीं। या ऐसे भी बोल सकते हो PbX2 की ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन PbI2 हर हाल में इनसॉल्युबल। तो ये हमने पूरा एक कंप्लीट टूर करा। आपके लिए क्या कंक्लूजन निकला, एक बार कंक्लूजन लिख देता हूं। कंक्लूजन क्या निकला पॉइंट में, ध्यान से, अगर सॉल्युबल है, सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स, तो इसके दो वजह हो सकती है। एक, लैटिस
से ज्यादा होना हाइड्रेशन का। मोस्टली केसेज इसी के एग्जांपल है, नहीं बेटा, लेकिन एक वजह और हो सकती है, लार्ज डेल्टा एस। इसमें लिमिटेड एग्जांपल्स, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला कि इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, इनसॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स, इसके पीछे हमने बोला सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ ओनली व्हेन, सिर्फ तब हो सकता है जब लैटिस ज्यादा है हमारा हाइड्रेशन से, सिर्फ तभी हो सकता है। और हमने प्लस एक चीज बोला, इनसॉल्युबल इन, एक केस और अगर लिख दूं, वो केस ये कि इनसॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर एंड सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। इसका क्या रीजन रहा होगा बेटा? दिस इज ड्यू टू मेकिंग ऑफ डेल्टा जी नेगेटिव थ्रू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नहीं, इसके लिए हम लोग टेम्परेचर को जिम्मेदार मानते हैं। तो चलो, हमारा यह कंक्लूजन था। क्या आप यहां तक अच्छे से हर चीज को लर्न कर पाए बढ़िया तरीके से या नहीं? खूब अच्छे से आपने सॉल्युबिलिटी का बेसिक रीजन, बेसिक लॉजिक, सॉल्युबिलिटी की बेसिक मैथमेटिक्स एंजॉय करी या नहीं? अभी आपने उन तीनों में से कोई भी सवाल का जवाब नहीं सीखा है। टाइप 3 का थोड़ा सीख गया कि क्यों सॉल्युबल क्यों इनसॉल्युबल, जो टाइप 3 क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इसका अगर सही से कह लो तो आपने सिर्फ ये वाला अभी सीखा है कि कोई चीज क्यों सॉल्युबल क्यों इनसॉल्युबल, बट आपने अभी ये नहीं सीखा है कि इंडिविजुअली कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को सॉल्युबिलिटी का बेसिक लॉजिक अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स का सभी लोग एक बार बताएं मेरे को कि हाँ सर, सॉल्युबिलिटी का बेसिक लॉजिक क्लियर हो गया आज अच्छे से, प्लीज। बेसिक लॉजिक क्या आप लोगों ने एंजॉय किया, अच्छे से सीखा, बढ़िया से क्लियर हो गया? सभी लोग एक बार बता दें ताकि मेरे मन को सुकून मिले कि हाँ बढ़िया से क्लियर हुआ, मैंने अच्छे तरीके से आपको सिखाया। चलिए, सभी लोगों ने लिखा यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड, आते जाइए, वेरी गुड। तो दोस्तों, आज वेरी गुड, थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए। तो आज की क्लास हम आज सॉल्युबिलिटी के बेसिक लेक्चर्स पे ही रखते हैं और इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब सॉल्युबिलिटी, इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी पर बातें करेंगे, ठीक है। आज के इस केमिकल मैथमेटिक्स में बस इतना ही। अगले दिन हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बस क्लासेस अटेंड करते रहे और पीछे वाली चीजें जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ी है उस पर जरूरत है कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की, जस्ट जो पिछला टॉपिक है उन सब चीजों का, ठीक है। तो मैं कुमार मन्नू आप सभी से विदा लेता हूं इस उम्मीद में कि आपको ये चीजें आपकी क्लियर भी होंगी और आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज भी घर जाके नोट्स जब इसका बनाएंगे पीडीएफ से या जैसे भी आप इसका नोट्स बनाएंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।